हम में से लीडरशिप जितनी भी है वो जिम खाना में इन्वॉल्वमेंट नहीं करती, क्योंकि हमारा नुक्ता नज़र है कि सेक्रेटरी एक वहाँ मुलाजिम की हैसियत रखता है कि हम जिम खाना की जो काम है ना उसको चैम्बर सियासत से पाक रखें। वहाँ पे एक शिकायत ये थी कि वो जिम खाना, वहाँ जितनी भी हमारी अपोजिशन की सियासत थी ना वो जिम खाना में होती थी। हम लोग डीसी साहब के पास गए, मोहल साहब थे डीसी साहब, हमने उन्हें कहा जी हमें भी, हम चैम्बर पे इन्वॉल्वमेंट है, हमें लोग पूछते हैं। उन्होंने कहा आप भी ले लें। उसने पता किया, उन्होंने कहा 10 लाख फीस है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है 10 लाख? उन्होंने कहा नहीं आपको रियायत कर देंगे, आप 6 लाख देंगे। फिर हम लोगों ने इसमें इन्वॉल्वमेंट शुरू की, हमने बंदों का चेक करो, वो हमें पता चला किसी को 1.5 लाख में मिली है, किसी को लाख में मिली है, किसी को पैसे ही नहीं दिए उसने मिली है। और उसमें जो सबसे बड़ी कबाहत आई कि उन्होंने इसको चैम्बर का प्लेटफॉर्म अपोजिशन का बनाया। जब आमिर साहब आए थे 460 मेंबरशिप थी, और जब हमने पता किया तो 1200 कुछ थी। भैया कमाल कर दिया आमिर साहब, आप बड़ा क्रेडिट लेते थे, बड़ा ग्रुप लेता था कि हमने जिम खाना की हालत बदल दी। एनरोलमेंट फीस की मद में 13 करोड़ रुपये आया इनको 1.5 साल 2 साल में। मेंबरशिप हुई है 800। अगर 3 लाख की भी हो तो कितनी, 24 करोड़ बनता है ना। ये कहते हैं 13 करोड़ आया, खुद लिख रहे हैं। आमिर साहब लिख रहे हैं कि मेरे पास जब 30 जून 23 खात्मा हुआ ना, वहाँ लिखा हुआ है, उसके साइन है, मेरे पास 7 करोड़ 90 लाख रुपया कैश पड़ा। आप मुझे बताएं पब्लिक मनी कैश रख सकता है कोई बंदा? तमाम चीजें इलीगल हैं और फ्रॉड है। बगैर, अगर कैश तो ले नहीं सकते, कैश लिया तो उसे रसीद देंगे, कोई चीज नहीं है, उन्होंने क्लियर कट लिखा है। दूसरे जितने भी काम हुए हैं कोई टेंडर नहीं है, ये जो वहाँ पे काम जितने भी डेवलपमेंट हुई है, प्लस्तर वगैरह जो फर्नीचर, कोई टेंडर नहीं है, कोई क्रॉस चेक पेमेंट नहीं है। अच्छा, ये कैसे हो सकता है? और ठेकेदार वो है जो आमिर साहब के घर में लगा हुआ था, इनकी कोठी बनाता था, उसी ने ये बनाया है। अपने बंदे डाल के तो हम कहूँ इलेक्शन कराना है तो ये इलेक्शन होगा? ये तो करप्शन को पनपने का मौका देंगे ना। फिर जो ऊपर बैठ जाएगा वो अपना हिसाब करेगा। तो ये मसला है, पहले ये क्लीन कर लें, उसके बाद बिस्मिल्लाह करवा लें। हमने, हमारे ग्रुप ने किसी अच्छे बंदे, किसी न्यूट्रल बंदे की हिमायत करनी है एज ए सेक्रेटरी। बिल्कुल ठीक। बेहतर बंदा हो, कोई डॉक्टर हो, वकील हो, बिजनेसमैन हो, न्यूट्रल हो, चैम्बर की सियासत और दूसरी सियासत से पाक हो, जो इसको प्योर प्रोफेशनल तरीके से चलाए, हम उसका साथ देंगे, उसको वोट भी करेंगे। गुजरांवाला के बड़े बिजनेसमैन जो है, हाँ, उन्हें नंबर 1 का एजाज हासिल हुआ है एक्सपोर्ट के हवाले से। किस चीज की एक्सपोर्ट हम्म। है? जाके कौन सी फैक्ट्री, आप इनकी फैक्ट्री चक्कर लगाएं, थोड़ी और छानी के अलावा कुछ आपको मिलेगा नहीं है। उस वक्त मैंने कहता था यार कॉपर निकलता है ना, इसकी इंडस्ट्री लगाओ, जिस तरह चाइना में है। हाँ, हमसे वो रॉ मटेरियल कहते हैं, कोई एक्सपोर्ट होती है फिनिश प्रोडक्ट की, रॉ मटेरियल की का एक्सपोर्ट है। और पत्थर तोड़ के बेचे है ना, बिल्कुल सही है। एक्सपोर्ट है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट है। कॉपर की प्रोडक्ट बनाओ, देखो तुम्हें सलाम सारी दुनिया करेगी, हम भी करेंगे। ये एक्चुअल चाइना की खिदमत कर रहे हैं, कमाते हैं थोड़े बहुत, एडिशन करते हैं, लेकिन ना होने के बराबर है यार। ये कोई काम है? आप कभी किसी एक्सपोर्टर जो है ना करते हैं काम को विजिट करें, आप देखें क्या कौन सा प्लांट लगा हुआ है वहां पे, हाँ? और क्या बना रहे हैं, डंडा, एक दूसरे को बतान लगाना, तो ये सबसे बुरी बात है। गलत किसी पे तोहमत लगाना भी अल्लाह के नजदीक और हमारे नजदीक भी सबसे नाकाबिले माफी जुर्म है, किसी पे झूठी तोहमत लगाना। मैंने आमिर साहब, आपने नाम लिया, हमने आज तक नहीं कहा, मैंने अभी भी आपको कोई नाम नहीं बताया, जिसने की है अगर साबित होता है तो उसे सजा दे। पहली दफा कोई वजीर आला अपने वज़रा को लेके चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आया, 11 वज़रा आए थे, और यहाँ पे वो मंसूबे अनाउंस करके गए। मैं समझता हूँ कमिश्नर साहब का बहुत बड़ा रोल था उसमें, चीफ सेक्रेटरी वो साथ थे, मिनिस्टर थे, नकवी साहब खुद भी बजाते खुद अच्छे बंदे थे, लेकिन यहाँ हमारी इंतजामिया बहुत अच्छी थी, साथ डीसी साहब मोहल थे, उनका भी भरपूर हिस्सा है, हम याद करते हैं उन्हें इस सिलसिले में। शराजी साहब का बहुत बड़ा रोल था इनका, और आज भी माशाल्लाह अच्छे काम कर रहे हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सैयद हसन जाफरी एट 11 के साथ हाजिर हूँ। आज मेरे साथ गेस्ट हैं जनाब इखलाक भट्ट साहब। इखलाक भट्ट साहब गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर हैं और GCCI की जो बरसर इक़्तिदार पार्टी थी, इस दफ़ा तो नहीं आप इलेक्शन जीत सके, वन यूनिटी ग्रुप, उसके भी आप कायद हैं। और गुजरांवाला की जो बिज़नेस कम्युनिटी की सियासत है उसमें आपका एक बहुत बड़ा नाम है। और इसके साथ साथ जो ताजर कम्युनिटी के मसाइल हैं उसके हवाले से भी आपकी काफ़ी गहरी नज़र है। आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे और इनके ख्यालात से आपको आगाह करेंगे। भट्ट साहब, आपका शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। बहुत शुक्रिया जी। ये बताइए कि इस वक्त गुजरांवाला जिम खाना जी एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है। आपकी तरफ से एक बात आती है कि जनाब जिम खाना में कोई बेज़ाब्तियाँ हुई हैं या करप्शन हुई है, और दूसरी तरफ से यह कहा जाता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। तो असल सूरत हाल क्या है? जो ऑडिट रिपोर्ट है कि वो रिलीज़ हो गई है और उसमें क्या चीज़ें सामने आई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाफर साहब, शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जिम खाना बेसिकली मैं पिछले हफ्ते भी एक मैंने इंटरव्यू दिया था तो उसमें मैंने वजाहत की थी। पहली तो आप बात ये ज़हन नशीन रखें कि जिम खाना में मैं और मेरा ग्रुप वन यूनिटी, हम में से लीडरशिप जितनी भी है वो जिम खाना में इन्वॉल्वमेंट नहीं करती। बिल्कुल ठीक, ना हमने कोई इलेक्शन लड़ना है डायरेक्ट, हमने बिल्कुल ठीक। क्योंकि हमारा नुक्ता नज़र है कि सेक्रेटरी एक वहाँ मुलाजिम की हैसियत रखता है। सेक्रेटरी के पास वो, क्योंकि DC साहब सदर है, हाँ अगर कुछ सदारत का इलेक्शन होता तो हम जरूर उसमें हिस्सा लेते। सेक्रेटरी के लिए हम इलेक्शन नहीं लड़ते। बिल्कुल सही है। आप बात की आपने करप्शन की, हमें मालूम नहीं था। आज से 2 साल पहले हमारे इसी ग्रुप जहाँ से आमर इमाम साहब तल्लक रखते हैं, वहाँ से कुछ गुफ्तगू का आगाज़ हुआ। हमारे 2-3 साथी थे वो यहाँ से इन्वॉल्व थे। उन्होंने हमसे रब्ता किया कि इस तरह वो ग्रुप चाहता है कि हम जिम खाना की जो काम है ना उसको चैम्बर सियासत से पाक रखें। ठीक है। और हमने अपना मीटिंग करके हमने कहा बहुत अच्छी बात है, हम भी नहीं चाहते कि जिम खाना में कोई चैम्बर की सियासत हो या कोई दूसरी सियासत हो। वो एक अच्छा माहौल रहना चाहिए जहाँ हमारे बच्चे, हमारे घर वाले, हम सुकून से आराम से बैठ सकें। तो हमने कहा बिस्मिल्लाह आप करें। वो 2 हफ्ते बाद उन्होंने कहा जी हमारा उनसे तय हो गया है, पता नहीं कोई टास हुई थी या म्यूचुअल एग्रीमेंट हमारे सामने आया कि 1 साल उन्होंने कहा है जी पहले उस ग्रुप को देंगे, अगला साल वो हमें देंगे। ठीक है। हमने कहा चले, जब अगला साल हमारा आएगा, इस दफ़ा वो आमर रहमान साहब को उन्होंने रखा है। हमने कहा बिस्मिल्लाह आ जाए, वो आ जाए बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ काम होगा। वो एग्रीमेंट हमारे सामने आ गया, जो हमें दिया गया उसकी कॉपी, उसमें साइन थे उनके भी हमारे बंदों के भी। 1 साल हम करेंगे, चलो काम गुजरते रहे। लेकिन हमें वहाँ पे एक शिकायत ये थी कि वो जिम खाना, वहाँ जितनी भी हमारी अपोजिशन की सियासत थी ना वो जिम खाना में होती थी। आपको भी पता है, वो पूरा ग्रुप वहाँ मीटिंग करता था। जिस तरह हम इस वक्त चैम्बर से बाहर हैं तो हम वहाँ को मीटिंग नहीं करते, तो हम ये अपने ऑफिस में कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। उनका ऑफिस वो था। इवन के वहाँ इलेक्शन में भी पूरी कंपेन मुबीन वहाँ बैठता था, वो सारे दोस्त बैठते थे। चले, हमें इस पर इतराज़ हुआ लेकिन किसी ने हमारे कान न धरे। हमें जब प्रॉब्लम हुई ना जाफरी साहब, हमारे पास कुछ लोग दुकानदार आए, उन्होंने कहा जी हमें भी मेंबरशिप लेके दें। दूसरे तो वो दे रहे हैं, आमर रहमान साहब ने पूरा खाता खोला हुआ है, मेंबरशिप लो लंबी चौड़ी। हमने उनसे पूछा जी कितने में? वो कहते 2-3 लाख में मिल जाती है। मैं और फैसल जो साहब का उस वक्त सदर था, हम लोग DC साहब के पास गए, मौल साहब थे DC साहब। हमने उन्हें कहा जी हमें भी, हम चैम्बर पे इन्वॉल्वमेंट है, हमें लोग पूछते हैं। उन्होंने कहा आप भी ले लें। उसने पता किया, उन्होंने कहा 10 लाख फीस है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, 10 लाख? उन्होंने कहा नहीं आपको रियायत कर देंगे, आप 6 लाख दे दें।
हमने कहा नहीं वो तो हमने आधा कि इससे कम नहीं हो सकते, ये सिर्फ आपके लिए, वो भी 15 मेंबरशिप आपको मिलेंगी, ज़्यादा नहीं। हम आ गए। फैसल उनको ज़्यादा जानता था दुकानदारों को, मैं तो कम या ज़्यादा शेख बरादरी से थे। हमने उन्हें कहा यार बड़ी उन्होंने हम पे मेहरबानी की है, उन्होंने 10 का 6 कर दिया। वो हमारी बातें सुन के ना हमें जवाब नहीं दिया उन्होंने, वो चले गए। हमने कहा आप डॉक्यूमेंट लाएं आपको दे देते हैं। वो 3-4 दिन बाद लोगों से हमने पूछा यार वो तुम आए नहीं, वो मेंबरशिप लेनी है, डीसी साहब का फोन आया था, उन्होंने कहा हमने ले लिया। कहाँ से ले लिया? वहां से ले लिया। कितने की लिया? 3 लाख की लिया। हम हैरत ज़्यादा रह गए कि यार ये कैसे हो सकता है, चैम्बर में हम बैठे हैं, इंतजामिया से हमारा तल्लक है, तो मेंबरशिप ये किस तरह ले सकता है। हम फिर डीसी साहब से गए, हमने उनसे तलक कलामी में बातें भी की कि यार कोई काम पड़े तो आप हमें कहते हैं कि फंड इकट्ठे करके दो, मेंबरशिप है आपको रोकाई जाते हो। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता। 12 लोग आए शाइन बाएँ करते रहे बातें। 12 लोगों ने ली जी 3 लाख में, जो हम उस वक्त हमने ये बात कट की। फिर हम लोगों ने इसमें इन्वॉल्वमेंट शुरू की, हमने बंदों का चेक करो, वो हमें पता चला किसी को 1.5 लाख में मिली है, किसी को लाख में मिली है, किसी को पैसे ही नहीं दिए उसने मिली है। चलो इसी असना में वो, और उसमें जो सबसे बड़ी कबाहत आई कि उन्होंने इसको चैम्बर का प्लेटफॉर्म अपोजिशन का बनाया, और वहाँ पे बैठ के मुस्लिम लीग नून के MNA जो MPA के खिलाफ बाकायदा कंपेन की गई। बिल्कुल ठीक है, जो हमें इन पे इतराज़ था। बहरहाल वो दिसंबर आया, इंतजामिया के साथ ये सेट थे, उस वक्त के डीसी साहब हमारे भी दोस्त थे, लेकिन उनके साथ ज़्यादा उनका तल्लक था। उन्होंने कहा जी क्योंकि डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, इनको 1-2 महीना और देना पड़ना। हमने कहा क्यों लेना है? हमें बताए बगैर AGM की गई और उसे एक्सटेंड कर दिया गया 2 महीने के लिए। फिर हम सबर करके बैठ के कोई बात नहीं, और उसके बाद ये बातें शुरू हो गई कि वो आमर उस्मान साहब कहते हैं जो एग्रीमेंट ख़त्म हो गया, अब हमने इलेक्शन लड़ना है और आइंदा हम आसम अनीस को बनाएंगे इसका सेक्रेटरी। आपने भी सुनी होगी। ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। फिर हमें कटकी चीज़ें बातें कि ये बात गलत है। हमने फिर मोहल साहब से भी प्रेशर डालना शुरू किया कि ये नहीं होगा। उस वक्त हमने पता किया कि मेंबरशिप है कितनी। जब आमिर साहब आए थे 460 मेंबरशिप थी, और जब हमने पता किया तो 1200 कुछ थी। आप अंदाजा करें, 1.5 फुट की क्लब है, 1.5 फुट की, वहाँ 1200-1250 फैमिली आ जाए तो क्या बनेगा? 600 भी आ जाए, ये तो एक टाइम में 100-150 बंदे से ज्यादा अफोर्ड ही नहीं कर सकती वो क्लब। फिर बड़े पैसे पे 1200 मेंबरशिप, अगर 800 कुछ मेंबरशिप नहीं, बड़े पैसे आए होंगे। हमने कमाल कर दिया। आमिर साहब आप बड़ा क्रेडिट लेते थे, बड़ा ग्रुप लेता था कि हमने जिम खाना की हालत बदल दी। बाजार टिप टाप तो की थी, इमारत तो वो पुरानी थी जो हम लोगों ने पहले बनाई हुई थी, उसको इन्होंने रेनोवेट जरूर किया था, कुछ फर्नीचर वगैरह लिया था। एनीहो, हमने फिर इसको चीज़ें देखना शुरू की। एक ऑडिट रिपोर्ट मेरे हाथ लगी, उस वक्त वो डीसी साहब पे ट्रांसफर हो गए। ठीक है। कोई दोस्तों ने हमें कहा या उनसे बात, हमने कहा जब उन्होंने बात ही नहीं करनी तो फायदा क्या। पर ठीक है, देखते हैं ये कैसे इलेक्शन कराते हैं। ऑडिट, हमें एक रिपोर्ट मिली महकमा इनकम टैक्स से, जो ऑडिट की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी इदारे के लिए, वो वेरीफाइड होती है बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो मुझे एक रिपोर्ट मिली काफ़ी, वो लेके मैं डीसी तारक साहब थे उस वक्त, उनके पास हम लोग पूरा ग्रुप चले गए। हमने कहा सारा देखें, ये साइंड हुई कॉपी है, आप देखें। उन्होंने कहा है कि टेक्निकल बंदे तो नहीं है, हम तो क्योंकि लिमिटेड फर्म में चलाते हैं, हमें पता। हमने कहा सर बाकी चीज़ें छोड़ दें, 1500 8-10 सफ़ों की थी वो। हमने कहा सबसे पहले देखें इनरोलमेंट फीस। एनरोलमेंट फीस की मद में 13 करोड़ रुपये आया इनको 1.5 साल 2 साल में। मेंबरशिप हुई है 800। अगर 3 लाख की भी हो तो कितनी, 24 करोड़ बनता ना। ये कहते हैं 13 करोड़ आया, खुद लिख रहे हैं। अद्धे पैसे कोई नहीं बेच इनके हिसाब से, हालांकि 10 लाख रेट है। हाँ बिल्कुल ठीक है। 10 लाख के हिसाब से तो वो चलो आधी उसमें डाल दें, वो 40-50 करोड़ रुपए बनती थी। दूसरी, आमिर साहब लिख रहे हैं कि मेरे पास जब 30 जून 23 खात्मा हुआ ना, वहाँ लिखा हुआ है, उसके साइन है, मेरे पास 7 करोड़ 90 लाख रुपया कैश पड़ा। आप मुझे बताएं, पब्लिक मनी कैश रख सकता है कोई बंदा?
इतनी बड़ी एम्बेजलमेंट है कि इस पे FIR होती है। ये उन्होंने अपने अकाउंट में रखा है? अकाउंट में नहीं, कैश रखा है, कैश कहते हैं रखा है। अलमारी में पड़ा है। अच्छा। आप माने ये क्लब चला रहे हैं, बैंक अकाउंट ही कोई नहीं उसका। ये दो चीजें हमें आई। वो DC साहब सिर फाड़ के बैठ गए। उन्होंने कहा ठीक है, बाकी ये तो बहुत खतरनाक चीजें हैं, आप ऐसा करें इसका ऑडिट करवा लेते हैं। करवाएं, हमने कोई इल्जाम नहीं किसी पे लाया। आप हमारी अखबारी रिपोर्टें, हमारे बयान दें, आज तक हमने किसी का नाम नहीं लिया। हाँ, ये क्या है, क्रशम का खात्मा करें, इंक्वायरी कराएं। उन्होंने कहा ऐसा करें, हमारे पास तो पैसे, जिम के पास पैसे नहीं है, जिम खाना के पास, आप, हमने कहा जी हम करवा देते हैं। हमने जो मशहूर लाहौर की 7 ऑडिट फर्म में उनका नाम भेजा, इनको लेटर हमारे पास पड़े हैं। DC साहब ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। वो मांग रहे थे 3 मिलियन 4 मिलियन से कम नहीं करते। हमने कहा हम दे देंगे, कोई बात नहीं, आप करें इसको। DC साहब ने कहा ये अगर आपकी दी हुई फर्म में करेंगे तो वो इतराज करेंगे कि आपकी फर्म है, आप लोगों ने दी है तो आपने अपनी मर्जी का ऑडिट करवाया है। ये बात तो ठीक है, और पैसे भी आप देंगे तो फिर भी काम खराब होगा। इन्होंने GWMC की जो ऑडिट फर्म थी ना, जो करती है, उसको दिया। हमने कहा उनको दे दे, हमें कोई इतराज नहीं है। वो 6-7 लाख रुपए इनका तय हुआ, वो भी इन्होंने खुद मैनेज किया, हमसे नहीं पैसे मांगे। पहले कहते थे नहीं, हमने कहा हम दे देते हैं, उन्होंने कहा नहीं हमें नहीं चाहिए, बाद में फिर ये आएगा कि इतराज आएगा। वो ऑडिट हुआ, वक्त लगा उसे, उसने इनरेगुलर, जब कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करता है ना तो इनरेगुलेटरी बताता है। वो ये नहीं कहता करप्शन हुई है, वो कहता है ये कानून के खिलाफ हुआ है, ये कानून के खिलाफ हुआ है। वो जब चीजें आ गई तो DC साहब ने वो मार्क किया अतीक और मानसवा को, जिसकी आज ट्रांसफर भी हो गई है शायद, कि इसकी इंक्वायरी करके रिपोर्ट मुकम्मल करें। उसने भी 1 महीना लगाया, फिर DC साहब के पास चली गई, वो नवीद साहब आ गए थे। हमें भी कुछ पता चल गया, हमने भी देखी वो रिपोर्ट, किसी जराए से DC साहब के ऑफिस में देखी। उसमें जाफरी साहब क्लियर कट लिखा है कि बैक डेट डाल के ना आमिर साहब के दौर से पिछले साल में मेंबरशिप डाली हुई है 400 कितनी। अच्छा, एक दिन में 395, वो एक दिन में सारे एक दिन में सारे मेंबर बन गए। और पिछली डेट डाल के क्लियर कट है, कोई रसीद नहीं किसी को दी, पैसे लिए हैं, कैश लिए हैं, उसका कोई डाटा नहीं है, कोई डाटा नहीं है। अच्छा, अगली जो मेंबरशिप दी है उसका भी कोई तफसील नहीं है। तमाम चीजें इलीगल है और फ्रॉड है। बगैर, अगर कैश तो ले नहीं सकते, कैश लिया तो उसे रसीद देंगे, कोई चीज नहीं है। उन्होंने क्लियर कट लिखा है। दूसरी, जितने भी काम हुए हैं कोई टेंडर नहीं है। ये जो वहाँ पे काम हो, जितने भी डेवलपमेंट हुई है, प्लस्तर वगैरह, जो फर्नीचर, कोई टेंडर नहीं है, कोई क्रॉस चेक पेमेंट नहीं है। अच्छा, ये कैसे हो सकता है? और ठेकेदार वो है जो आमिर साहब के घर में लगा हुआ था, इनकी कोठी बनाता था, उसी ने ये बनाया है। अच्छा, वहां से हमें पता चला मुलाजमीन से। बरो वल्लाहु आलम, अब भी हम कहते हैं उसने सीरियस चीजें हैं। उसने लिखा हुआ है इसमें कुछ 40, 30, 35, 40 करोड़ का घपला है, क्लियर कट है। उसके बाद फिर उन्होंने काफी बहादुर, हम बयान देते हैं ये क्यों, इनको क्यों मर्चें लगती हैं, क्यों इनको तकलीफ होती है। अगर इन्होंने करप्शन नहीं की तो इन्होंने तो कहना करवाओ। ये कहते हैं नहीं, इलेक्शन कराओ। हाँ, बहरहाल DC साहब ने, क्योंकि उसमें कुछ सरकारी बंदे, हमारा ख्याल है सरकारी बंदे भी उनमें इन्वॉल्वमेंट थी कुछ, तो उन्होंने कहा हमने ये चीफ सेक्रेटरी साहब को भेजा हुआ है, फर्क हुआ, अभी तक ये मामला अटका हुआ है। हमारा आज भी प्रेशर है, प्रेशर यही है कमिश्नर साहब से, इससे भी, चीफ मिनिस्टर्स को भी हमने लिखा है, मिनिस्टर्स को भी 2-3 को हमने इन्वॉल्व किया हुआ है। इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई है, बन गई है, उसके मुताबिक जो एक्यूज है, जो भी है, उसे उसका एहतसाब किया जाए, ये हमारा मुतालबा है। आमिर साहब से मेरी 2-3 दफा बात हुई थी इस हवाले से। उनका मौक़िफ़ था कि मेरे सिग्नेचर किसी जगह पे नहीं है, यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है, हाँ जी, वो DC साहब के बिहार पे ही हुआ है। अच्छा, ठीक आप क्या कहना चाहेंगे? पहली तो बात है, सेक्रेटरी के बगैर कोई काम नहीं हो सकता, वहाँ फाइनल उसी ने करना होता है। लेकिन क्योंकि DC डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल सही। फिर काम इन्होंने कुछ किया नहीं तो क्रेडिट किस चीज़ का लेते हैं? कहते हैं ना जिम खाना हमने बनाया है, क्या कहते हैं?
काया पलट देती है क्या कहते हैं अरे ये तो हमने कमाल कर दिया कीता फिर डीसी जाना थे जो तुसी जाना तुसी निकलो बाहर फिर तुसी आको हमने कुछ नहीं किया जो किया डीसी साहब ने किया क्रेडिट किसकी चल लेते हैं फिर आप बताएं मुझे आधे शहर में ये बंदोबाग दावे करते हैं हमने ये कर दिया हमने ये कर दिया हमने जमीन से उठा आसमान तक ले गए तो जो बुराइयां उसमें निकल रही हैं तो वो भी ऑन करें पर ये कानूनी मामला है अगर जिसने भी किया हम हो सकता है ना नहीं किया तो फिर डरते क्यों है तो खुले दिमाग हमारे साथ आए कि ऑडिटेड कराएं उसका कराएं इसका तो साफ करते हैं जो रगड़ा जाता है रगड़े उसे ऑडिट रिपोर्ट कब तक मुतवक्को है ऑडिट मुकम्मल हो चुका है उसकी आगे ऑडिट की रिपोर्ट भी बन गई है तो मंजर आम पे कब मंजर आम पर आ जाएगी कुछ दिनों में हमें यही बताया गया है तो प्रोसेस जो इलेक्शन का है वो उसके बाद शुरू होगा आप मुझे बताएं ना अगर जेली मेंबरशिप हुई है तो इलेक्शन कैसे होगा वो तो जाहिर नहीं हो सकता वो फिर पहले तो क्लीन सफाई होनी चाहिए अदरवाइज इन्होंने मेंबरशिप डाली है मुझे दें इजाजत 1000 में सुबह 1000 डाल देता हूँ लाख लाख 1.5 लाख जिन्हों मर्जी है हम सब ले लेंगे बिल्कुल ऐसे अपने बंदे डाल के तो हम कहूँ इलेक्शन कराना है तो ये इलेक्शन होगा ये तो करप्शन को पनपने का मौका देंगे ना फिर जो ऊपर बैठ जाएगा वो अपना हिसाब करेगा तो ये मसला है पहले ये क्लीन कर ले उसके बाद बिस्मिल्लाह करवा ले हमने हमारे ग्रुप ने किसी अच्छे बंदे किसी न्यूट्रल बंदे की हिमायत करनी है एज ए सेक्रेटरी बिल्कुल ठीक बेहतर बंदा हो कोई डॉक्टर हो वकील हो बिजनेसमैन हो न्यूट्रल हो चैम्बर की सियासत और दूसरी सियासत से पाक हो जो इसको प्योर प्रोफेशनल तरीके से चलाए हम उसका साथ देंगे उसको वोट भी करेंगे पूरा हमारा ग्रुप वो कोई भी कैंडिडेट कोई भी हो हाँ बिल्कुल करेगा आपके ग्रुप से होना जरूरी नहीं है बिल्कुल ठीक है दूसरा मुझे ये बताएं कि अभी हाल ही में एक गुजरांवाला के बड़े बिजनेसमैन जो है उन्हें नंबर 1 का एजाज हासिल हुआ है एक्सपोर्ट के हवाले से तो कल उनके मलक ज़हीर साहब से भी अपना मुलाकात हुई है उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे जाफरी साहब बिजनेस कम्युनिटी है मैं आमतौर पे अपनी बिजनेस कम्युनिटी के खिलाफ नहीं बोलता कमी कुताहियाँ सब में मुझ में भी होंगी आमतौर पे बोलता नहीं लेकिन ये गलत कर रहे हैं किस चीज़ की एक्सपोर्ट है जाके कौन सी फैक्ट्री आप इनकी फैक्ट्री चक्कर लगाएं थोड़ी और छानी के अलावा कुछ आपको मिलेगा नहीं है अच्छा कंप्रेसर को तोड़ना है ना कितनी इम्पोर्ट आप कहते हो मैंने इतने $1 मिलियन इतने करोड़ डॉलर एक्सपोर्ट किया इम्पोर्ट कितनी की है आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में 5-7% का फर्क होगा ये क्या एक्सपोर्ट हुई 10 रुपए की चीज ले आ गया मैंने 12 में बेच दी बड़ी बहादुरी की है भाई धुआं गुजरा दे छड़िया थे माल चाइना मैं भी करता रहा हूँ ये काम लेकिन मुझे तब पता है कि मैं इसमें इन्वॉल्व उस वक्त मैंने कहता था यार कॉपर निकलता है ना इसकी इंडस्ट्री लगाओ जिस तरह चाइना में है हमसे वो रॉ मटेरियल के कोई एक्सपोर्ट होती है फिनिश प्रोडक्ट की रॉ मटेरियल की कभी एक्सपोर्ट है पाकिस्तान जो लूण बेच छड़ो एक्सपोर्ट हो जाएगी और पत्थर तोड़ के बेचा है ना बिल्कुल सही है एक्सपोर्ट है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट है कॉपर की प्रोडक्ट बनाओ देखो तुमने सलाम सारी दुनिया करेगी हम भी करेंगे $2 करोड़ का आपने मंगवाया $2 करोड़ 10 लाख बाहर भेज दिया पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हो गया टेक्सटाइल देखो मेहनत करते हैं मिलें लगी हैं बिल्कुल उनका एक अपना धागा बनाते हैं कपड़ा बना के फिनिश उसके आगे प्रोडक्ट बनती है मैन्युफैक्चरिंग पूरी है मैन्युफैक्चरिंग राइस की एक्सपोर्ट है पाकिस्तान में लेते हैं उसे फिनिश करते हैं पॉलिशिंग करते हैं 3200 रुपए मान लेते हैं बेचते हैं 10,000 से ऊपर वैल्यू एडिशन हुई ना तो खुदा रहा ये क्या आप कह रहे हो कि सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया भाई बड़ा बस सपूत है भाई बड़ा सपूत है बस सपूत बनो भाई इसकी मैन्युफैक्चरिंग करो और जाफरी साहब इससे हमारा छोटा बिजनेसमैन तबाह हो गया है मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल महंगे हो गए जाहिर बात बाहर से आते हैं बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं ये एक्चुअल चाइना की खिदमत कर रहे हैं कमाते हैं थोड़े बहुत एडिशन करते हैं लेकिन ना होने के बराबर है यार ये कोई काम है आप कभी किसी एक्सपोर्टर जो है ना करते हैं काम को विजिट करें आप देखें क्या कौन सा प्लांट लगा हुआ है वहां पे और क्या बना रहे हैं डंडा और डंडा वेख के गुस्सा चढ़ता बंदे ने शेप जो बनी है वो डंडा चाइना उनका लंडा है काम है
ٹھیک ہے بزنس اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے اور دے، لیکن اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے، ہم نے کہا ہے نا یار اس کے اگلے پروسیس کرو، اس ملک کو بھی فائدہ ہو، روزگار ملے لوگوں کو۔ بہت پیسے آپ لوگوں نے کما لیے، ٹھیک ہے اللہ آپ کو اور دے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کہنا کہ ہم ایکسپورٹر ہیں، ایکسپورٹر والی کوئی بات نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ میں نے جس طرح مسالے را مٹیریل کٹ کے بیچنے کو کم ہے، تو اس کو سوچنا چاہیے ان لوگوں کو، بزنس کریں ضرور کریں، مینوفیکچرنگ کو ہاں آگے اس کو پروموٹ کرنا ہاں یہ کیا ہے 10 روپے کی چیز اٹھا کے 11 روپے کی بیچ دی، یہ ایکسپورٹ ہوا۔ ہم لوگ کوکویر بناتے ہیں، جتنی بھی ہماری تھوڑی ایکسپورٹ ہوتی ہے بڑی ہوتی ہے، ہم 10 روپے کی چیز لے کے 30 روپے کی بیچتے ہیں، اس میں محنت انوالو ہوتی ہے۔ اور صاحب یہ بتائیے کہ چیمبر کی برسر اقتدار پہلے آپ کا گروپ تھا، اب جو ہے وہ آپ کے جو مخالف بزنس گروپ ہے وہ برسر اقتدار ہے۔ جی بڑے وعدے ہوئے تھے بزنس گروپ کی جانب سے کہ وہ جو بزنس مین ہیں ان کے لیے بڑا کام کریں گے، کیا سمجھتے ہیں جو موجودہ چیمبر کی رجیم ہے اور ان کی جو قیادت ہے وہ کس حد تک سیریس ہے، اور کیا جو ابھی تک چند ماہ گزرے ہیں ان میں کچھ تبدیلی نظر آئی ہے ان کے وعدوں کے حوالے سے؟ جعفری صاحب آپ مجھ سے زیادہ اویئر ہیں ماشاءاللہ، وہاں میں تو وہاں جاتا نہیں ہوں، جب سے گئے ہیں ہم اپنے آفس میں بیٹھتے ہیں، وعدے آپ کو پتہ ہی ہے جو انہوں نے بلانگو بانگ وعدے کیے تھے، مجھے تو اس چیز میں کوئی چیز نظر نہیں آئی، آج تک بھی کوئی 1% اس پہ عمل درآمد ہوتا یا 10% عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آیا۔ ابھی تو وہ ہنی مون پیریڈ ہی شروع ہے ان کا، بس سنتے ہیں کو ملازمین کو دھمکاتے ہیں، ان کو نکالتے ہیں، ان کے پیچھے چڑھے ہوئے ہیں، کو کرپشن کا، میں نے پچھلے انٹرویو میں کہا تھا یار کو کرپشن اگر ہوئی ہے تو ضرور ہمیں بتائیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ بالکل صحیح۔ ہاں جس نے کی ہے مت چھوڑے، عبرتناک سزا دیں اسے جس نے کرپشن کی ہے۔ اور جب صاحب ہے کیا، فیسیں اکٹھی ہوتی ہیں، کچھ کرایہ آتا ہے، بس دیٹس اٹ، مشکل سے اخراجات پورے ہوتے ہیں۔ ہاں پھر بھی کوئی اگر ہے تو بالکل ہم حاضر ہیں، ان کے ساتھ ہیں۔ ملازمین میں اگر کسی نے کیا تو مت چھوڑیں اسے، ہمارے گروپ میں سے کی نہیں کیا تو بتائیں ہمیں، اوپن کریں اسے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہاں کام کریں، کچھ بہتر کام کریں۔ ہم نے بھی کوشش کی، آپ بہت سے منصوبے میں ابھی بار بار اب گنانا اچھا نہیں لگتا، بہت سے ہم نے منصوبے بنائے جس میں گورنمنٹ، ظاہر ہے گورنمنٹ انوالو کرنی ہوتی ہے، ہم نے تو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے لوگوں کو۔ بالکل صحیح۔ جہاں تک ہمارے پاس بس کی بات تھی ہم نے بھی کیے، اپنی ذات سے اپنے پلے سے بھی کیے، ہم نے موٹریبل لنک کے پیسے، ٹوٹل سٹڈی کے پیسے ہم نے دیے کوئی 3.5-4 کروڑ روپے، اور بہت سی چیزیں، وومن انکلیو بنایا، موٹر سائیکلیں لے کے دیں، اور چیزیں کافی ہیں جو ابھی میں تفصیل سے بتانا ہوں، تو یہ کریں، ہم ان کو اپریشیٹ کریں گے، بنائیں کوئی چیز۔ ہاں اگر چیزیں اس کا ماڈل اچھا ہوا، چیزیں اچھی، تو بالکل ہم بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے، نکلے تو صحیح، اچھے کام کے لیے آپ ان کے بالکل حاضر ہیں ہم لوگ۔ تو باقی ہارنا جیتنا دیکھیں، لوگوں نے ووٹ ان کو زیادہ دیے ہیں تو ظاہر ہے یہ آگے ہیں، ہم نے کوئی کمپلین نہیں کی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم جب جیتے تھے تو یہ سارا سال کمپنی میں لگے رہتے تھے، ڈی جی ٹیوں کے پاس بیٹھے تھے، ہم نہیں گئے، شکایتیں کسی نہیں ہوتی، پورا موقع دے رہے ہیں آپ۔ پورا۔ یہ جیت کے بھی کمپلین میں گئے ہیں، آپ مانتے ہیں، جیت کے بھی کب گئے ہیں، ہمارا ایک بندہ ہوا اس کے خلاف چلے گئے کہ یہ بھی غلط ہوا ہے، الیکشن غلط ہوئے، ہم نے کہا صحیح غلط ہوئے، نیا کرا لو، اور نیا کرا جیتے تھے آپ ہی ہیں۔ اگر غلط ہوئے ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں غلط ہوئے ہیں، چلے جی دھوکھا ہو گیا ہے، جعلی سن سب کچھ جعلی تھی، نہیں کراؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی باتیں، غیر ضروری چیزوں پہ انوالو ہونا، ایک دوسرے کو بتان لگانا، تو یہ سب سے بری بات ہے۔ غلط کسی پہ تہمت لگانا بھی اللہ کے نزدیک اور ہمارے نزدیک بھی سب سے ناقابل معافی جرم ہے، کسی پہ جھوٹی تہمت لگانا۔ میں نے عامر صاحب آپ نے نام لیا، ہم نے آج تک نہیں کہا، میں نے ابھی بھی آپ کو کوئی نام نہیں بتایا، جس نے کی ہے اگر وہ ثابت ہوتا ہے تو اسے سزا دے، بالکل صحیح۔ اگر عامر نے نہیں کی تو نہ، ہم کہتے ہیں تھے پکڑے، ہم کہتے ہیں تھے کہ سزا دے، نہیں یار اگر وہ شریف آدمی ہے تو ہم بھی تھے کہیں کہ ٹھیک ہے۔ بالکل صحیح۔ تو اسی طرح یہ بھی اپنے آپ کو اس طرح ڈالیں
اگر اللہ نے ان کو اقتدار میں لے آیا ہے تو مثبت رویہ اختیار کریں، لوگوں کے بہتر سے بہتر ہے، شہر کے لیے اچھے کام کریں. یونیورسٹی بننے والی ہے، آلریڈی اس کا کام ہوا ہے، یہ کام کریں، پیچھے چڑھے ان کے. ہم لوگ تو لگے ہوئے تھے، وہاں منظور بھی ہو گئی، اناؤنسمنٹ بھی ہو گئی، جگہ بھی لے لی، اب اس کی تعمیر ہونی ہے. PC1 بنوائے ان کے پیچھے، اب اقتدار ان کے پاس ہے، آواز بلند کریں. ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم پچھلے دنوں گئے تھے، ہم پنجاب گورنمنٹ سے مل کے آئے ہیں، ہم 3-4 ساتھی. انہوں نے وعدہ کیا ہے، ہم نے 2 ان سے مطالبے تھے کہ یہ فری کوریڈور جو بننا ہے روڈ، اس کے متعلق، اور جو یونیورسٹی تھی، انہوں نے وعدہ کیا تھا انشاءاللہ میں دیکھوں گا اسے خود بھی اور آؤں گا آپ کے پاس. تو آپ بھی کوشش کریں، ہمارا بھی شہر ہے، ہم بھی کوشش کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ آپ کے گروپ کے جو برسر اقتدار رجیم تھی اس دور میں، فیصل صاحب کے دور میں، جی یونیورسٹی کا منصوبہ بھی اور ساتھ موٹر وے لنک اور چلڈرن ہاسپٹل، اس طرح کافی پروجیکٹ وہ شروع ہوئے اور مکمل بھی ہوئے. جی تو اس میں محسن نقوی صاحب کا بھی ایک کریڈٹ ہے، اس کے علاوہ جو موجودہ کمشنر گجرانوالہ ہیں، ان کا بڑا رول تھا شیرازی صاحب. تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، اس میں میں سمجھتا ہوں جو نگران حکومت تھی اس کا بہت بڑا رول تھا. پہلی دفعہ کوئی وزیر اعلیٰ اپنے وزراء کو لے کے چیمبر آف کامرس میں آیا، 11 وزراء آئے تھے، اور یہاں پہ وہ منصوبے اناؤنس کر کے گئے. میں سمجھتا ہوں کمشنر صاحب کا بہت بڑا رول تھا اس میں، چیف سیکرٹری وہ ساتھ تھے، منسٹر تھے. نقوی صاحب خود بھی بذات خود اچھے بندے تھے، لیکن یہاں ہماری انتظامیہ بہت اچھی تھی. ساتھ DC صاحب مول تھے، ان کا بھی بھرپور حصہ ہے، ہم یاد کرتے ہیں انہیں اس سلسلے میں. شیرازی صاحب کا بہت بڑا رول تھا ان کا، اور آج بھی ماشاءاللہ اچھے کام کر رہے ہیں. یہ جتنے بھی منصوبے بنے، اگر کمشنر پوری طرح ساتھ نہ دیتا تو ایک بھی نہیں بننا تھا. SM تنویر صاحب تھے اس میں، وہ اس کا میر صاحب کے بھائی تھے، میر صاحب تھے، اور کتنے وزیر تھے جو آئے. ماشاءاللہ پازیٹیولی اس نے بہت سے 35 منصوبے اناؤنس کر کے گئے تھے، اور اکثر بن گئے ہیں. 2-4 رہ گئے ہیں، ان کو بھی یہ کوشش کریں، ہم بھی لگے ہوئے ہیں، تو اس شہر کا بھلا ہوگا اس میں. یہ بتائیے کہ بزنس کمیونٹی کے اس وقت کافی زیادہ بزنس کے جو حالات ہیں انڈسٹری کے، وہ کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں. انڈسٹری تقریباً 60% 40% بند ہے. تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اور آپ جو ابھی مل کے آئے ہیں حمزہ صاحب سے بھی، تو انڈسٹری کے حوالے سے کیا بات چیت ہوئی ہے کہ کوئی ایسی پالیسیاں، کوئی ایسا سسٹم اناؤنس کیا جائے جس سے انڈسٹریل جو ہے اس کے جو مفاد ہے وہ اس کو نظر آئے اور انڈسٹری دوبارہ پھر چل سکے؟ جاوید صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان بحران کا شکار ہے انڈسٹری اور بزنس کے حوالے سے. چند لوگ ہیں جو ہاں پیسے کما رہے ہیں، بے شمار پیسے کما رہے ہیں. کوئی بہت بڑا ایکسپورٹر بن کے کما رہا ہے، وہ کسی اور طریقے سے کما رہا ہے. باقی انڈسٹری کا بیڑا غرق ہوا ہے، بند ہے یونٹ، اس میں کوئی شک. ٹیکسٹائل اب تھوڑا تھوڑا بہتر ہو رہا ہے، میٹل ابھی بھی خراب ہے. ہمارے کوک ویئر کے تقریباً کچھ 700 یونٹ تھے، آدھے بھی نہیں چل رہے، را مٹیریل نہیں ہے. میں نے کہا نا ان کو را مٹیریل اویلیبل تھا، اب وہ را مٹیریل کی پرائسیں بڑھ گئی ہیں ہمارے ان بھائیوں کی وجہ سے، مہربانی کی وجہ سے. را مٹیریل باہر چلا جاتا ہے، اور اتنا مہنگا ہو گیا کہ اس کی پروڈکٹ مہنگی ہو گیا، ہم ایکسپورٹ کرنے کے قابل نہیں رہے. اس نے بیڑا غرق کیا. گورنمنٹ کی پالیسیاں، ان کو بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے. بجلی مہنگی ہے، انوائرمنٹ اچھا نہیں ہے پاکستان میں، ماننا پڑے گا. مسلم لیگ کی گورنمنٹ ہے، ہم تو برملا کہتے ہیں. سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، اس کے بعد پاکستانی ہیں، پھر بزنس مین ہے، پھر کوئی کسی جماعت سے ہمارا تعلق ہے. لیکن بدقسمتی سے ابھی تک حالات قابو، فنانس سیکٹر میں بہتری ضرور آئی ہے، لیکن اس کے ثمرات ہم تک نہیں پہنچ رہے. اس کے حالات اچھے نہیں ہیں ابھی تک. یہ کام کرنے والے ہیں، گورنمنٹ کی پرائرٹی میں ہونا چاہیے اس کو. آپ انڈسٹری کو پروموٹ کریں. یہاں یہ تو کھلی مارکیٹ بنی ہوئی ہے، چائنا سے مال آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کچھ بنانے کی سوچتے ہی نہیں ہے. یہ بہت بڑے ایکسپورٹر بنا کے چائنا کی مدد کر رہے ہیں. وہ مدد کرنی ہے ہمارے ملک کی کرو یار. یہاں لوگوں کو را مٹیریل دو، لوگ پروڈکٹ بنائیں. تو جب تک یہ سرکل نہیں چلے گا عام آدمی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. صاحب اکنامی کا اصول ہے، جس ملک میں بہت بڑے کاروباری ہو جائیں گے نا، گروپس،
All big fishes eat small fishes. ये छोटी फिशें खा जाते हैं. और जिस मुल्क में मिडल मैन की से जो मिडल मैन है ना, या मिडल मैन इंडस्ट्री है, वो खत्म होगी, बेड़ा गर्क हो जाएगा उस मुल्क का. चंद बड़े रह जाएंगे, वही कमाएंगे, वही खाएंगे. और वो चंद लोगों तक रह जाएगा ना. मिडिल जो तबका है ना, मिडिल तबका, वो असल में कारोबार करता है, नौकरियां वो जनरेट करता है, रेवेन्यू वो जनरेट करता है. तो जरूरत उसको सपोर्ट करने की है. जी नाजरीन, आपने इखलाक भट्ट साहब की गुफ्तगू सुनी. इखलाक भट्ट साहब ने जिम खाना की इशूज़ और चैम्बर और बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल के हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार किया है. इस हवाले से आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.